With your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions, under Article 281 of the Constitution, Report for 2026 to 2031, Volume 1, Main Report of the 16th Finance Commission. 2. Report for 2026-2031, Volume 2, Annexures of the 16th Finance Commission. Number 3, explanatory memorandum as to the action taken on the recommendations contained in the above report. Item number 2, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth, and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. और इसके अलावा सार्वजनिक निवेश में भी पूरी काम करने की कोशिश की है। हमने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और आयात पर जो हमारी निर्भरता थी उसे कम करने की कोशिश की। इसके साथ ही साथ हमने ये भी कोशिश की है कि हम बहुत से सुधार करें, बहुत से कृषि के क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाएं, हाउसिंग के क्षेत्र में काम बढ़ें और सार्वभौमिक सेवाएं अपने लोगों को दें। ये जितने भी उपाय हैं, इनको देखते हुए करीब 7% की बढ़ोतरी हुई है और इसने हमें ऐसी सहायता की है जिसके तहत हमने बहुत बड़े काम किए हैं, लाभ बढ़ाया है, घाटा कम किया है और लोगों के कल्याण के लिए काम किया है। आज हम एक सतत पर्यावरण में काम करना चाहते हैं जहां बहुपक्षीय रूप से हम सभी का साथ दे सकें और जहां तक हो सके अड़चनों को कम कर सकें। हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि जल, खनिज और ऊर्जा पर बहुत सी मांग बढ़ती चली आ रही है। इसीलिए भारत अब एक सतत विकास के रूप में विनिर्माण के साथ काम करेगा, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा और पूंजीगत विकास की ओर अग्रसर होगा। भारत को अखंडित होना बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर विश्व बाज़ार के क्षेत्र में, ग्लोबल बाज़ार के क्षेत्र में हमें पूरी तरह से एकीकृत रहना चाहिए। भाग क यानी पार्ट ए के रूप में मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले हम लोगों का धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारे साथ पूरी तरह से खड़े रहे और उन्होंने हमें विश्व की एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने का मौका दिया। हमारा मुख्य जो प्रयोजन है वो सभी की क्षमताओं को कार्य निष्पादन में बदलना है और इसी तरह से प्रत्येक किसान के लिए, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, युवा के लिए, महिलाओं के लिए और गरीब लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करना हमारा परम कर्तव्य है। 2026 में और 2025-26 में बहुत से नवाचार यहाँ पर लाए गए, नए विचार लाए गए और प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में हमने इस बजट को यहाँ प्रस्तुत किया।
is to focus हमारा on सरकारी जो संकल्प है वो गरीब लोगों के लिए, शोषित पीड़ित लोगों के लिए, समाज के निचले तबकों के लिए काम करना है। और ये जो बजट है ये कर्तव्य भवन में बनाया गया है। 3 कर्तव्य हैं जिनके बारे में मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगी। Our first कर्तव्य पहला is कर्तव्य to है accelerate and sustain economic growth हमारी आर्थिक व्यवस्था को त्वरित गति प्रदान करना, जिसमें हम समानता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकें और हमारे जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनको हम परिपूर्ण कर सकें। दूसरा, हमारे लोगों की इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा करना, उन्हें in India's path to भारत की समृद्धि में उनकी भागीदारी तय करना। और तीसरा, सबका साथ सबका विकास जो हमारा परम मिशन है उसके साथ ही लोगों के प्रति आगे बढ़ना। प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक प्रांत और प्रत्येक सेक्टर ऐसा हो जिसे संसाधनों की जिसकी पहुंच बन सके और सबका इसमें भागीदारी हो सके। इस 3 मुखी रवैये के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उसकी कुछ ज़रूरतें हैं। पहला तो ये कि जो हमारे संरचनात्मक सुधार हैं उन पर काम करना, प्रगति की ओर अग्रसर होना और एक बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी सेक्टर को शुरू करना जिसके लिए पूंजी को जारी किया जाना। और तीसरा, हमें पूरी तरह से प्रतिस्पर्धात्मक प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना है जिससे वो हमारी जो सुशासन है उसको बढ़ा सके, उसको अग्रेषित कर सके। हमारी सरकार ने व्यापक रूप से रोजगार उत्पन्न करने के लिए सुधार किए हैं और विकास को अग्रसित किया है। प्रधानमंत्री जी के उद्घोषणा के बाद जो 15 अगस्त 2025 को की गई थी उसमें बहुत से सुधार किए गए हैं, जैसे जीएसटी को सरलीकरण करना, लेबर कोड्स बनाना और गुणवत्ता से संबंधित जो आदेश हैं उसके नियंत्रण से संबंधित आदेश को आदेशात्मक बनाना, अनिवार्य बनाना। केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ विनियमन पर काम कर रही है और अनुपालन के क्षेत्र में भी पूरी तरह से योगदान दे रही है। बहुत से काम ऐसे हैं जो अब राह पर हैं और हम अपने कर्तव्य को पूरा करने के रास्ते पर अग्रसित हैं। मैं कुछ प्रस्ताव यहाँ देना चाहूँगी। हमारा पहला कर्तव्य जो है जिसमें हम आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना चाहते हैं उसमें 6 क्षेत्र हैं जिन पर हम काम करना चाहेंगे। पहला तो ये कि हम विनिर्माण से संबंधित काम को बढ़ाएं जिसमें 7 सुधार के सेक्टर हैं। दूसरा, हमारी जो औद्योगिक सेक्टर हैं, जो लीगेसी के सेक्टर हैं उन्हें बढ़ाना और मील्स यानी खाद्य सुरक्षा देना। और चौथा, अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा देना। 5वां, दीर्घकालीन सुरक्षा और स्थिरता देना और आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ावा देना। जहाँ तक विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग की बात है 7 सेक्टरों में इसे बढ़ाना है। बायोफार्म शक्ति यानी बायोफार्मा रणनीति जो ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के जरिए जिसे हम सुदृढ़ करेंगे। इस समय हम गैर संचारित बीमारियों की ओर बढ़ रहे हैं जैसे डायबिटीज़, कैंसर या फिर हमारी इम्यून प्रणाली से संबंधित बीमारियां। इसमें हम चाहेंगे कि जो जीवन की गुणवत्ता है उसे हम बढ़ा सकें और भारत को ग्लोबल बायोफार्मा विनिर्माण के केंद्र के रूप में हम आगे विश्व को दिखा सकें। इसके अलावा बायोफार्मा शक्ति को देखते हुए करीब 25,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 5 वर्ष में हम परियोजना शुरू करेंगे। इसमें एक ऐसा पर्यावरण हितैषी काम होगा, ऐसा इकोसिस्टम होगा जिसमें बायोफार्मा केंद्रित नेटवर्क होगा। 4 नेशनल इंस्टीट्यूट्स होंगे जो फार्मास्यूटिकल भेषजी शिक्षा से संबंधित होंगे जिन्हें नाइपर्स कहा जाएगा। इसके अलावा 7 जो हैं उनमें बढ़ोतरी की जाएगी और 50,000
एक्रेडिटेड इंडिया क्लिनिकल साइट्स खोले जाएंगे। भेषजी से दवाइयों से संबंधित जो नियंत्रण करने वाली प्राधिकरण है उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे और एक समर्पित वैज्ञानिक रेवेन्यू कैडर के जरिए जहां हमारे विशेषज्ञ हैं उनके जरिए हम काम करेंगे। पहला ये कि 1.0 1.0 के कुछ क्रेडिटर्स बनाए जाएंगे जिसमें ISM 2.0 होंगे, फुल स्टैक भारतीय IP और 45 सप्लाई चेन बनाई जाएंगी। हम उद्योग से संबंधित शोध पर भी काम करेंगे जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किया जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण स्कीम के तहत 22,919 करोड़ रुपए का निवेश अभी तक प्रतिबद्ध है। अब हम इसको दुगना करने जा रहे हैं और ये 40,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश किया जाएगा। A scheme for rare earth permanent मैग्नेट्स के लिए एक स्कीम शुरू की गई थी जो 2025 नवंबर में शुरू की गई थी और अब हम खनिज के क्षेत्र में जिन राज्यों में खनिज ज़्यादा है उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इसमें इस तरीके के समर्पित रेयर अर्थ गलियारे यानी कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे जिसमें गुणवत्ता शोध और विनिर्माण के क्षेत्र में हम काम करेंगे। निर्यात को बढ़ाना और आयात को कम करने के संबंध में हम 3 समर्पित डेडिकेटेड केमिकल पाथ्स शुरू करेंगे, एक ऐसे रूट पर जो क्लस्टर पर आधारित मॉडल होगा। वस्तुओं के क्षेत्र में वस्तुओं के क्षेत्र में पूंजीगत वस्तुओं में हम सुदृढ़ता लाएंगे। उत्पादकता में और गुणवत्ता में विभिन्न सेक्टरों में हम काम करेंगे और इसके लिए निम्नलिखित प्रयोजन हैं। पहला, उच्च स्तर के टूल्स सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस द्वारा शुरू किए जाएंगे 2 लोकेशंस पर। एक तो डिजिटली जो सुदृढ़ मैन्युफैक्चरिंग हाई प्रोसेशन जो अवयव हैं वो शुरू किए जाएंगे, वो बहुत कम लागत से शुरू किए जाएंगे। और दूसरा, निर्माण और अवसंरचना से संबंधित जो उपकरण हैं उनको भी घरेलू विनिर्माण के जरिए उन पर काम किया जाएगा जो कि बहुत ही आधुनिक CIE के जरिए किया जाएगा। ये बहुत सारे मल्टी स्टोरी जो अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें लिफ्टों के जरिए और बहुत से ऐसे उपकरणों के जरिए या टनल्स को खोदे जाने के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन लोहे की रस्सियों का इस्तेमाल किया जाता है, उनको इसमें विनिर्मित किया जाएगा। कंटेनर को बनाने के लिए हम एक प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली शुरू करेंगे जिसमें 10,000 करोड़ लगाया जाएगा अगले 5 वर्षों में। वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हम एक समेकित कार्यक्रम शुरू करेंगे जिसके 5 उपभाग होंगे। पहला, राष्ट्रीय फाइबर स्कीम जो कि प्राकृतिक फाइबर के क्षेत्र में है, जैसे सिल्क, ऊन और जूट, मनुष्य द्वारा बनाए गए फाइबर और नवीन प्रौद्योगिकी के फाइबर। इसके अलावा हमारे कुछ रोजगार से संबंधित योजनाएं होंगी जिसे मिशनरी तौर पर शुरू किया जाएगा, प्रौद्योगिकी को बढ़ाया जाएगा, प्रमाणीकरण केंद्र खोले जाएंगे। और तीसरा, राष्ट्रीय हस्तकरघा और हस्तशिल्प से संबंधित योजनाएं बनाई जाएंगी और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि वो पूरी तरह से टारगेटेड सपोर्ट दे पाए। हम कोशिश करेंगे कि सतत रूप से वस्त्र उद्योग को बढ़ाया जा सके। हम आधुनिक
के आधार पर वस्त्रों से संबंधित एक इकोसिस्टम बनाएंगे उद्योग के साथ, और शैक्षणिक जो संस्थान हैं उनके साथ हम काम करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं आप सभी से ये प्रस्तावित करती हूँ कि एक मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाना चाहिए जो तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में काम कर सके। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव यानी महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की जाएगी जो खादी, हस्तकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देगी। ये हमारे ग्लोबल यानी वैश्विक बाजार की ओर हमें अग्रसर करेगी, और हम देखेंगे कि प्रक्रिया की जो गुणवत्ता है, उत्पादन की जो गुणवत्ता है, उसे अच्छा किया जा सके, जिसमें ग्रामीण उद्योग होंगे, OTOP पहल होंगी, और हमारे जो ग्रामीण युवा हैं वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। भारत में ये गुण है कि वो एक वैश्विक हब के रूप में खासकर खेलकूद के क्षेत्र में आगे आ सके, यानी विनिर्माण, शोध और जो हमारे उपकरण हैं उनके डिज़ाइन यानी अभिकल्प को बढ़ावा देने के क्षेत्र में हम काम करेंगे, वैश्विक रूप से काम करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं एक ऐसी स्कीम भी शुरू करना चाहूँगी जिसमें हमारे औद्योगिक क्लस्टर्स में एक ऐसी लेगेसी, एक ऐसी परंपरा हम शुरू करेंगे जिसको देखते हुए हम प्रौद्योगिकी को और विनिर्माण को बढ़ावा दे सकें और उसको आधुनिकतम बना सकें। SMEs के क्षेत्र में हम प्रतिस्पर्धात्मक SMEs शुरू करेंगे, खासकर छोटे और लघु उद्योगों के क्षेत्र में हम 3 दिशाओं के रूप में काम करेंगे जिसके जरिए हम उन्हें चैंपियन बनाएंगे। पहला, समानता से संबंधित समर्थन यानी इक्विटी सपोर्ट, 10,000 करोड़ रुपए हमारे छोटे और लघु उद्योगों की बढ़ोतरी के रूप में काम करेंगे, और इसमें जितने भी एंटरप्राइजेज हैं वो 7 क्राइटेरिया में काम करेंगे। मैं ये भी कोशिश करूंगी कि आत्मनिर्भर भारत का एक ऐसा निधि बनाया जाए जो 2,000 करोड़ रुपए की लागत से बने, और सूक्ष्म जो उद्यम हैं उसके जो पूंजीगत विकास है उसको वो अग्रसर कर सकें। इसके अलावा लिक्विडिटी समर्थन के क्षेत्र में 7,000 करोड़ रुपए लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को दिए गए हैं ताकि उनकी जो क्षमता है उसे बढ़ाया जा सके। साथ ही बहुत सारे ऐसे थ्रेड्स हैं जिसे हम प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करेंगे इन छोटे और लघु उद्योगों के लिए, और इस तरह से हम दक्षता का विकास करेंगे और ये और कॉर्पोरेट्स के लिए भी एक मानक बनेगा। बहुत सारे ऐसे समर्थन तंत्र हैं जिनमें हम इनवॉइस डिस्काउंटिंग करेंगे और इस तरीके के कारोबार से संबंधित प्लेटफॉर्म्स को आगे बढ़ाएंगे। जितने भी फिनेंसेस हैं, वित्त हैं, हम कोशिश करेंगे कि सूक्ष्म और लघु उद्योगों से हम वस्त्रों को खरीद सकें, सरकार इसकी खरीद कर सके, और हम व्यापार के रिसीवेबल्स में कोशिश करेंगे कि जितनी भी परिसंपत्तियां हैं उनको हम एकत्रित कर सकें और लिक्विडिटी को कम कर सकें ताकि कारोबार को आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा बहुत से हम व्यावसायिक संस्थान शुरू करेंगे जैसे ICAI, ICSI, ICMAI और लघु कालीन कोर्सेज यानी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे जिसमें हम हॉप्टिक मित्रास शुरू करेंगे जो टियर 2 या टियर 3 की जो शहर हैं उनके लिए शुरू किया जाएगा। ये पहला अर्ध व्यावसायिक लोग होंगे जो अनुपालन देखेंगे और लागत को देखते हुए लोगों की सहायता करेंगे। इसके अलावा पिछले दशक में हमारी सरकार ने बहुत सी पहलें की हैं और इन पहलों में जो सार्वजनिक ढांचागत विकास है उसको देखा गया है, जैसे नए वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स जैसे अवसंरचनात्मक निवेश ट्रस्ट